नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। द्वाबा क्षेत्र में एक ऐसी प्रतिभा को हम लेके आए हैं कि जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज इनके गांव पहुंचने के बाद लोगों ने फूल माला को पहनाकर भव्य स्वागत किया है। यह पूरा मामला जो है दोगलिया विकास खंड के अंतर्गत बकरही गांव को देखने को मिला है, जहां एक युवक का जो चयन है इसरो में वैज्ञानिक के पद पे हुआ है। इसकी सूचनाएं गांव में पहुंचते ही लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला है। इनके दरवाजे पर जब ये इनका आगमन अपने गांव पर हुआ तो लोगों ने फूल माला पहनाकर इनका भव्य स्वागत किया है। बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे जो चैनल है इस पे आप बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी टीम की ओर से, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे जी पूर्वांचल संदेश को आप सभी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सबको आदर नमस्कार रहेगा। पर मैं कहना चाहूंगा, मेरा जो चयन है वो वैज्ञानिक सहायक पद पर हुआ है। वैज्ञानिक पद पर मेरा चयन नहीं हुआ। मैं अभी वैज्ञानिक सहायक के तौर पे नियुक्त हुआ हूँ इसरो में। तो आप सभी जो आपके दर्शक है सबको मेरा नमस्कार। जी, आपसे पहला सवाल मेरा है कि आप एक ग्रामीण इलाके से हैं जहां पर एक सरजू नदी है और मनवर का बीच का हिस्सा हुआ है, जो हम लोग द्वाबा के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहां पर सीमित संसाधन है। ऐसे सीमित संसाधन के चलते आपने अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन किए हैं और कठिन परिश्रम करके। अभी हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि हमने कई बार परीक्षा दिया है और परीक्षा देने के बाद जो सफलता है वो हाथ में लगी है। मेरे माता पिताजी मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपने उनको अपने वीडियो के माध्यम से धन्यवाद भी दिए हैं। तो निश्चित तौर पे जो आपकी जो ये सफलता मिली है, इसकी जो कहानी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले बताइए कि आपकी जो जो प्राथमिक हुई है शिक्षा कहाँ से हुई है, इंटर कहाँ से हुई है और आगे की पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है ये पास में एक भुसुड़िया पे एक विद्यालय हुआ करता था, जो भी प्रेजेंट टाइम में तो बंद चल रहा है। पर मैंने 6वीं क्लास तक वहां से पढ़ाई किया। हमारा माध्यम जो पढ़ने का रहा वो हिंदी माध्यम ही रहा है। उसके बाद से मैं 6वीं से और 10वीं तक मैंने पिपरा ब्रिजलाल में पढ़ाई किया है। बस्ती जिले में पड़ता है, पास के ही गांव के पास में ही पड़ता है। और मैंने 10वीं 2012 में उत्तीर्ण किया। मैं 10वीं तक होनहार छात्र नहीं रहा हूँ, बहुत ही बिगड़ा हुआ छात्र रहा हूँ। पढ़ाई में मेरी कोई रुचि नहीं थी। यहाँ के माहौल का पूरा असर मुझ पे रहा है। मैं ऐसे अच्छे छात्रों में नहीं आता था, टीचर मुझे जानते तक नहीं थे। मैं किसी भी गलती में मेरा नाम पहले आता था कि ये उन विद्यार्थियों में से है जो गलती करता रहता है। लेकिन जब मैं 10वीं क्लास में पहुंचा था, उस समय मैं 2012 में 10वीं मेरा चल रहा था, तो ये खबर सुनने में आ रही थी कि 10वीं में बच्चे बहुत कम पास होते हैं। अपने आसपास क्षेत्र में लोग बताया करते थे 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से लोग 3rd डिवीजन पास हो पाते हैं। तो ये थोड़ा डर लगता था कि नहीं, पास होना है कैसे भी करके, मतलब इतना तो कर लेना है कि 10वीं पास हो जाना है, अन्यथा बड़ी बदनामी होगी। ये सब इस सब की वजह से फिर सोचे कि पढ़ाई कैसे करेंगे, यहाँ के माहौल से कैसे निकल पाएंगे। फिर मुझे पास में ही उस समय नया नया ट्यूशन शुरू हुआ था, तो वहां पे ट्यूशन में गए। गणित विज्ञान ये मेरे सारे विषय बहुत कमजोर रहे हैं, लेकिन ट्यूशन की मदद से और कुछ हमारे पिपरा ब्रिजलाल के कुछ गुरुजन रहे हैं, उनकी मदद से धीरे धीरे सुधार हुआ। मैंने अपने टाइम टेबल पढ़ने के शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस लाए। ये हाई स्कूल के दौरान मैंने सिर्फ हाई स्कूल को पास करने के उद्देश्य से मैंने अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव किया। उस समय मेरा उद्देश्य एक ही था कि मुझे हाई स्कूल पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, बस मुझे पास होना मेरा उद्देश्य, बस इतना था। तो मैंने उस समय अपने लिए पहली बार टाइम टेबल बनाया कि मुझे अब टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। इससे पहले तो टीचर बताते थे कि इसके लिए पढ़ना चाहिए टाइम टेबल बनाकर, लेकिन मैंने कभी उसको फॉलो नहीं किया था। 10वीं क्लास में मैंने उसको फॉलो किया। मैं हर एक दिन 3 घंटे रात में पढ़ाई करता था। लगभग मैं 11 बजे हर एक दिन सोता था। मॉर्निंग में सुबह जल्दी जगने का प्रयास करता था, लेकिन ऐसे जगने में सुबह में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मी पापा बताते थे कि सुबह में पढ़ने वाले बच्चे बहुत तेज होते हैं। आसपास ऐसी कहानियां बहुत सुनने को मिलती थी, पर ये करना बड़ा कठिन काम था। मैंने 1-2 बार प्रयास किया कि 4 बजे सुबह में जगे, लेकिन ये जगना बहुत मुश्किल था। उस समय छोटा मोबाइल फोन हुआ करता था, तो उसमें मैंने सोचा चलो अलार्म लगाते हैं, सुबह जल्दी जगेंगे। अलार्म मैंने 1-2 बार लगाया, अलार्म बज के बंद हो जाता था, लेकिन नींद नहीं खुलती थी।
फिर दिमाग लगाया जी, कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो मैं अलार्म 4 बजे की बजाय मैंने 6 बजे सुबह में लगाया अलार्म। मैं पहले जी, कई दिनों तक 4-5-6 दिनों तक 6 बजे जगा। फिर मैंने सोचा अब इसको आधा जी, घंटा और पीछे करते हैं, तो 5:30 बजे लगाया। फिर 4-5 दिन जी, उस पे प्रयास किया, फिर और पीछे आते गए, फिर मैं 4 बजे जगने लगा। फिर एक जी, वक़्त आया कि अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं सुबह जग जाता था। तो 4 से 7 जी, बजे तक मैं सुबह पढ़ लेता था, 3 घंटे शाम को पढ़ लेता था। तो इस हिसाब से मेरी पढ़ाई यहाँ हो जाती थी। बस मेरा उद्देश्य था कि जो मुझे होमवर्क दिया जाता है, कॉलेज में जितना पढ़ाया जाता है, बस उतना ही पढ़ लेना है और बस मुझे हाई स्कूल पास होना है। मेरा बस इतना ही जी, उद्देश्य था। मैं पढ़ता गया, जी, हाई स्कूल के दौरान कुछ अच्छे मित्र थे, कुछ अच्छे शिक्षक थे जिन्होंने गाइड किया कि पॉलिटेक्निक जैसा कुछ एग्ज़ाम होता है, मुझे उस समय जानकारी नहीं थी कि ये क्या एग्ज़ाम होता है। उन्होंने बोला कि आप भर जी, दीजिए, मिलेगा तो आप जाके कुछ नई जगह पे यहाँ से हट करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैं उस दौरान मेरा फॉर्म मेरे एक मित्र ने भरा, जो नांदेड़ के वहाँ के जी, रहने वाले हैं। उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म ले जाके सबमिट किया, हमने पेपर दिया, नंबर आ गया। गाज़ियाबाद जाना था उस समय, लेकिन मैं हाई स्कूल में था, बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय। लगभग मुझे लगता है मैं 15-15 साल का रहा होऊँगा। तो जो जी, जिनको पता चलता था वो इस बात की बधाई देते थे कि आपका चयन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पॉलिटेक्निक करने जाइए। लेकिन वहीं ये बोलते थे कि अभी तो आपने हाई स्कूल किया, इंटर की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इंटर आपको करना चाहिए। एक बार नया ट्राई करना चाहिए कि आप मत करिए, इंटर कर लीजिए, इंटर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो इस जी, असमंजस में आ गए, जानकारी थी नहीं कि इंटर ज़रूरी है या पॉलिटेक्निक अभी ज़रूरी है। फिर मैं जी, दोबारा घबरा गया, सबके कहने से रिश्तेदार, दोस्त जो भी मिलते थे, बड़े लोग वो बोलते थे कि अभी आपको थोड़ा-सा रुकना चाहिए, इतनी जल्दबाज़ी नहीं दिखानी चाहिए। जी, अभी आप समय लेकर के पढ़ने जाइए, इंटर कंपल्सरी है। तो फिर मैं इंटर में जाके एडमिशन ले लिया, जबकि मेरा चयन पॉलिटेक्निक में हो गया था। तो हमारे एक जी, क्लास टीचर हुआ करते थे, राजकुमार गुरुजी। तो उन्होंने फिर हमको समझाया कि बेटा आपका चयन हुआ है, आप चले जाइए यहाँ के माहौल से, आप नए माहौल में जाएँगे, कुछ नया सीखेंगे। यहाँ जी, आप पढ़ेंगे 2 साल फिर से यहाँ पे रहेंगे, फिर आप नया प्रयास करेंगे, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लें या बीटेक के लिए जाएँ, कहीं पे जाएँ। तो आपको मौका मिला, आप मौके का फ़ायदा लीजिए। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं गया, पॉलिटेक्निक मैंने किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद से। वहाँ पे रहा, मुझे कुछ नए अच्छे दोस्त मिले। बहुत सारे दूर-दूर के दोस्त थे, रविकांत, बहुत सारे हमारे दोस्त हुए, राज। तो उन लोगों के साथ मैं रहा, अच्छी पढ़ाई हुई, वहाँ पे भी कुछ कमियाँ रहीं, उनके साथ सीखने को मिला, अच्छी जगह पे हम लोग गए। फिर उन्होंने बोला कि अभी प्लान करते हैं, या तो जॉब करना था जब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला था, या हम जॉब कर सकते थे या फिर आगे पढ़ाई के लिए जा सकते थे। हम लोगों ने सोचा कि जी, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो जॉब कर लेते हैं। फिर लोगों को लगा कि यार अभी हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है नहीं, तो एक बार पढ़ने के लिए देखते हैं। बीटेक के लिए हम जी, लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम लिखा। एग्ज़ाम में कुछ अच्छे नंबर आए, गवर्नमेंट भी कॉलेज मिल रहा था। गवर्नमेंट जी, कॉलेज की वजह से ही हम लोग फिर बीटेक के लिए चले गए, क्योंकि जी, फीस कम थी और वो फीस इतनी थी कि हम मुश्किल से उसको फीस को चुका सकते थे, लेकिन ठीक था। गवर्नमेंट होने की वजह से हमको इसका लाभ मिला कि हम फिर ये बीटेक के लिए गए। हमने बीटेक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से किया, जो यूपी में पड़ता है। जी, तो वहाँ से हमने बीटेक की पढ़ाई की। हमने बीटेक 2018 में उत्तीर्ण किया। जी, उत्तीर्ण करने के दौरान भी अब समझ यही थी कि अब पढ़ाई तो हो गई, अब जॉब करना है। फिर जॉब में अब 2 जी, ऑप्शन थे, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब जी, के लिए ऑप्शन था कि फिर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, प्राइवेट जॉब देख लेते हैं। लेकिन उस समय कुछ वैकेंसी आई, रेलवे में आई, डीआरडीओ में आई। लोगों को लगा चलो जी, ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है, तैयारी की तरफ एक बार रुझान करते हैं। हम लोग तैयारी के लिए निकले, कुछ दोस्तों के जी, साथ, कि रूममेट बनाएँगे, अच्छे से रहेंगे, तैयारी करेंगे और 1-2 साल में नौकरी मिल जाएगी। पर ये हमारा सोच जी, था, पर जब हम तैयारी के लिए जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। नौकरी जी, इतनी आसानी से मिलती नहीं है, हमको भी बहुत सारी असफलताएँ मिली, बहुत सारे जी, एग्ज़ाम लिखते गए। 2018 के बाद से हम तैयारी में ही लगे रहे। बीच में जी, लॉकडाउन आया, उसका नुकसान भी हुआ, घर पे आना-जाना, पैसे का जी, खर्चा, सब कुछ मानसिक प्रेशर से भी गुज़रना पड़ा। जी, मम्मी-पापा इतने ज़्यादा पैसे हमारे घर में थे नहीं, अभी भी नहीं जी, है, कि हम बहुत सारी जी, सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण थे। मम्मी मनरेगा में भी काम की, पापा हमारे राजगीर मिस्त्री हैं, वो भी काम करते रहे, लगातार काम जी, करते रहे। पढ़ाई का खर्चा बढ़ा, उन्होंने कुछ और तरीके आज़माए, कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। बीटेक इन सब की फीस इतनी महँगी थी। तो इस बीच में बहुत जी, सारे डिमोटिवेशंस आते रहे कि अभी कैसे पढ़ाई कंटिन्यू करें। बीच में ड्रॉप करने का कई बार मन किया। 18 से जी, लेकर के आज हम देखें तो आज 2023 आ गया, 4 साल से ज़्यादा हो गए।
तो इसमें बहुत बार मन किया कि अब नौकरी नहीं मिल रही है, हमें बहुत सारी कमियां हैं। कुछ हमारे दोस्त जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जॉब में चले गए थे, वो आज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो कई बार जी लगता था कि ठीक है, अभी जॉब छोड़ देते हैं, उनके जैसा ही कुछ करते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो ऐसा बहुत बार डिमोटिवेशन होता रहा। इससे निकलने के लिए जी फिर हम अपने घर वालों से बात किए कि नहीं हो पा जी रहा, तो घर वाले बोलते ठीक है, एक दो प्रयास और कर लो, फॉर्म भरा है आपने, एग्जाम होने वाला है, कुछ महीने बाकी जी है तो थोड़ा तैयारी कर लो। कुछ दोस्तों से बात करते रहे बीच बीच में, जो जॉब में हैं ऑलरेडी, जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो लोग बोलते थे कि जी हम भी ये सब फेस किए हैं, आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा वक़्त जी लगेगा बस, कुछ तरीके हैं, आप पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाइए और ज़्यादा घंटे पढ़ाई करिए, अच्छी कोचिंग की जी तरफ देखिए, जहाँ से नोट्स मिल सकते हैं वहाँ से लीजिए। तो हम लोग फिर उनके बताए हुए रास्तों पे चले, यूट्यूब देखते रहे, जो मोटिवेशन जो पहले ऑलरेडी जॉब में सेलेक्ट हो गए, उनकी वीडियो देखते रहे, उनसे सुनते रहे, उनसे हमने सीखा और सुधार के बाद में फिर हमारा जा कर के इसरो में एज़ ए टेक्निकल असिस्टेंट मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। हम आपसे एक जानकारी और चाहेंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपके कितने प्रतिशत अंक आए थे? जब मैं हाई स्कूल में था उस समय 2012 में मेरे आए थे 86.67% आए थे। जी। तो जब मैंने जो मैंने चूँकि आप इंटर जी, जी, मैंने इंटर किया नहीं, मैंने हाई स्कूल ही किया था और जी, मेरे 86.67% आए थे। जी। जब आप एक गाँव में रहते हैं, आपने कहा कि मैं 3 बजे उठ उठ जाता था, 4 बजे उठ जाता था, तो उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो आपकी पढ़ाई कैसे होती थी? हाँ, उस समय मतलब हाई स्कूल तक लाइट लग गए थे, लेकिन मतलब वहाँ पे लाइट का टाइमिंग अच्छा नहीं था। जी, लाइट के कनेक्शन तो हो चुके थे, मतलब 10वीं तक तो जी, हो चुके थे। लाइट का टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ करता था, तो उस समय हम कुछ जी, समय लैंप यूज़ किया करते थे। वो लालटेन आता था, वो एक लालटेन जी, होता था, एक लैंप। तो लैंप वाला उस समय इस्तेमाल होता था 2012 तक, मुझे याद है। उसको कई बार जी, उसका ग्लास जब गंदा हो जाता था स्मोक धुएँ से, तो उसको साफ करते जी, समय सुबह में ही कई बार वो टूट जाता था। रात को साफ करना भूल जी, जाते थे या रात में देर तक पढ़ाई किए, मन नहीं किया साफ करने का। वो जल्दी जी, से उसका प्रॉब्लम था लैंप का, उससे उजाला तो अच्छा मिलता था, लेकिन उसको बार-बार जल्दी-जल्दी उसको साफ करना पड़ता था, उसका जो काँच जी, होता था। तो मॉर्निंग में जी, कई बार टूट जाता था, तो हमने उससे भी जी, पढ़ाई किया है। उस समय बिजली भी जी, थी, बिजली आ जाती थी कभी-कभी, पर मॉर्निंग में बिजली की दिक्कत थी ग्रामीण क्षेत्रों में, टाइम से यहाँ पे बिजली जी, नहीं मिलती थी और ये अभी भी जी, थोड़ी-थोड़ी दिक्कत है, पर जी, पहले से तो सही। जी। आपने कहा कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और जब मैं पढ़ रहा था तो एक मैं बिगड़ा हुआ अ, छात्र था। गलती होती थी, मेरा नाम आता था। तो ऐसे में हाँ। आप जो आज का दौर चल रहा है, हमारे अभिभावक जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये इंग्लिश मीडियम की ओर भग रहे हैं। उन्हें लगता है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने से सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन आपका जो जर्नी है, जो आपने इतना ऊँचा जो ख्वाब देखा था, जो आपने सपना देखा था, आपके माता-पिता ने सपना देखा था कि मज़दूरी करके, मनरेगा में मज़दूरी करके, राजमिस्त्री बन के हम बेटे को ऐसे मुकाम पे पहुँचाएँगे जिससे क्षेत्र का नाम होगा। तो निश्चित तौर पे आज आपने माता-पिता का नाम रोशन रोशन कर दिया है। फिलहाल ये जो अंतर है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको क्या लगता है कहीं इससे कोई दिक्कत हो सकती है? हाँ, जैसे कि अभी हम आज की मॉडर्न शिक्षा देखें, जो इंग्लिश जी, मीडियम की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो इंग्लिश मीडियम जी, में क्योंकि हर एक चीज़ इंग्लिश मीडियम में हो जा रही है, इसलिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जी, हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश जी, मीडियम में पढ़ते, तो मैं यही कहूँगा इंग्लिश मीडियम अच्छा है। सबको इंग्लिश जी, मीडियम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये कहना जी, आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। मैं भी रहा हूँ, जी, मैंने डिप्लोमा तक की पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम में हुई है। जबकि डिप्लोमा में जी, ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट मतलब एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। जी, तो वहाँ पे तो क्योंकि हिंदी आसान रही है तो इसलिए मैंने हिंदी लिया। लेकिन बीटेक में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। जब आप हायर स्टडी के लिए जाएँगे मीन्स अभी हम जी, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी आज के समय में, तो सब जगह इंग्लिश मीडियम हो गया। तो वहाँ पे जब स्विच करते हैं, हिंदी से एकदम जी, से इंग्लिश में आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इंग्लिश सीखना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है उस समय। तो अगर हम प्रयास करें, अगर हमारे पास फीस अच्छे कॉलेज स्कूल पास में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो बच्चों को इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ाते रहना मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, आपको लगता क्या है कि जो इस समय विद्यालयों की पढ़ाई चल रही है, इसमें एक
कहाँ कुछ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है? मैंने जो यहाँ महसूस किया है, विद्यालय जी, तो अपनी जगह जो है उनमें सुधार की। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमको अपने गार्जियन में सुधार की आवश्यकता को महसूस करना ज़रूरी है। मुझे लगता जी, है कि माता-पिता उस तरीके से शिक्षा को नहीं लेते हैं। मैंने भी अपने जी, घर में देखा है, आस-पास देखा, गाँव में देखा है। तो पहले तो गार्जियन ही उस शिक्षा को समझते नहीं हैं। वो इस बात को जी, भूल जाते हैं जब गार्जियन बनते हैं कि जब वो कभी स्टूडेंट थे, तो उन्होंने क्या कमी महसूस की अपने पढ़ाई के दौरान। वो अपनी कमी को जी, उस समय भूल जाते हैं। वो बस जी, एक गार्जियन के तौर पे अपने बच्चे को सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास करते हैं, तो एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। बाकी उसके जी, बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, उसको क्या पढ़ना है, पढ़ना आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको ट्यूशन की ज़रूरत है, या उनका बच्चा स्कूल के बाद में अपना पूरा समय कहाँ खर्च कर रहा है, वो इस बात पे ध्यान नहीं जी, देते हैं। तो सबसे जी, पहले मैं चाहूँगा कि अगर गार्जियन अपने आप में सुधार करते हैं, अपने बच्चों का जी, एक अच्छा दोस्त बनने की ज़रूरत है आज के समय में। आपके जी, पास में जो भी आप मज़दूरी का काम करते हैं, मैं ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन की बात करना चाहता हूँ, कि जब वो जी, मज़दूरी का काम करके घर पे वापस आते हैं, तो अपने बच्चों के साथ अपना समय निकालिए, उनसे बात जी, करिए। बहुत गार्जियन हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, मेरे मम्मी-पापा को भी नहीं आता है, तो मैं कहूँगा जी, कि उनको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक़्त निकालें, आधा 1 घंटा उनके साथ बैठें, उनसे कुछ पूछें कि जी, बेटा ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। तो जी, इस तरीके से बच्चे का पढ़ने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आएगा, रुझान बढ़ेगा। जी, ये कुछ तरीके हैं जी, छोटे-छोटे जो बच्चों के साथ में उनके साथ में अब वो समय हमको भूलना होगा, जो हमारे जी, मम्मी-पापा या बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि मारना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, डर होना बहुत ज़रूरी जी, है। अब उस डर और मार-पीट की पिटाई की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। उनका दोस्त जी, बनिए, उनको प्यार से समझाइए, नहीं आता है तो ये कारण समझिए उसको आता क्यों नहीं है। उसको जी, ट्यूशन दिलवाइए, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाइए, टीचर उपलब्ध जी, करवाइए। टीचर नहीं है तो गाँव के जो भी बच्चे हैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनमें इतनी काबिलियत है कि वो आपके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बस आप जी, प्रयास करिए कि वो आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए राज़ी हो जाएँ। आपको भी थोड़ा प्रयास जी, करना पड़ेगा, उनसे अपना फ़ायदा लेने के लिए। वो आपके बच्चों को अगर जी, ट्यूशन दे दें, बहुत अच्छी बात है। यहाँ ट्यूशन की बहुत जी, दिक्कत है, मैंने भी बहुत महसूस की है। आज जी, 2023 आ गया, लेकिन आज भी यहाँ पे ट्यूशन अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। क्लासेस तो अपनी जी, जगह जो चल रही हैं, चल रही हैं। क्लासेस में बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ये आज के जी, हमारे यहाँ के स्कूलों की दिक्कत है, जो हम अपने आस-पास के विद्यालय में महसूस करते हैं। तो अगर जी, यहाँ पे ये सुधार करते हैं गार्जियन, तो 100% उनके बच्चे में सुधार देखने को ज़रूर मिलेगा। जी। अगला एक सवाल और आपसे है कि जब बच्चे हमारे कहीं बाहर जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं या कहीं जाते हैं तैयारी करने के लिए, जब बच्चे 1-2 परीक्षा दिए, 3 परीक्षा दिए और बच्चों को सफलता नहीं मिलती है तो उसके रिश्तेदार, उनके पापा-मम्मी या अन्य लोग फ़ोन करने लगते हैं कि भैया वापस आ जाओ। तो क्या ये दौर आपके सामने कभी आया कि नहीं आया? नहीं, नहीं, मम्मी-पापा ने तो ऐसा दबाव नहीं बनाया, लेकिन ये हकीकत है कि कई बार जब आप इतने बड़े हो जाते हैं, तो आपको खुद से जी, महसूस होने लगता है, उनका ना कहना आपके लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनने लगता है कि वो कुछ जी, ना बोलते हुए भी वो आपसे कुछ कह रहे हैं कि अभी तुम कुछ जल्दी कर लो। तो ये दबाव जी, महसूस होता है, पर मैं इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा माता-पिता का कि जिन्होंने कभी मुझ पे इस बात का दबाव बनाया नहीं। पर ये कहीं न जी, कहीं अंदर से लगता था कि नहीं, नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ शायद, मुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए। मम्मी-पापा की अभी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे पिता की बहुत ज़्यादा अभी उम्र है, लेकिन उनको हम धूप में काम करते हुए देखते हैं। अंदर से बहुत जी, गिल्ट महसूस होता है कि पिता इतनी धूप में, तपती दुपारी में घर बना रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। पर लाचार हैं, कुछ नहीं जी, कर सकते थे। उस समय ये महसूस होता था, और उसको हम इतना ज़्यादा दिल पे नहीं ले पाते, क्योंकि हम अगर उसको ज़ाहिर करने लगेंगे, ज़्यादा सोचने लगेंगे तो मानसिक दबाव ज़्यादा बनने लगेगा, तो उसको हम वहीं पे स्विच कर देते थे। ये थोड़ा-सा स्वार्थी जीवन भी उस समय रखना पड़ता है कि हमको किसी जी, के दुःख में इतना ज़्यादा नहीं शामिल होना है कि उसका दुःख अपने ऊपर भारी पड़ने लगे। जी, सहयोग करना है, मानसिक रूप से या जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, साथ खड़े रहना जी, है, पर उनके दुःख में इतना भागीदार मत बन जाइए। अपने परिवार में भी मैं कहूँगा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जो मेरे साथ मेरे रूम पार्टनर रह रहे हैं, वो अपने परिवार जी, में भी इतना लीन हो जाते हैं, हर छोटे-छोटे काम में डिसीज़न लेने लगते हैं, देने लगते हैं, और उससे उनका समय बहुत प्रभावित हो जाता है। पढ़ाई का जो जी, इफ़ेक्टिव टाइम है कि जो समय बचना चाहिए पढ़ने के लिए, वो उनका बहुत जी, ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूँगा जी, गार्जियन को भी अपने बच्चों को अपने छोटे-छोटे कार्यों से दूर रखना चाहिए। जब हम लोग घर जी, से निकल के इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, तो घर वाले बताते हैं जी, बेटा अभी धान की कटाई चल रही है, पैसा नहीं है, तो कटवाई जी, नहीं करवा पा रहे हैं टाइम से।
कल को बारिश हो गई, काश हमारे पास पैसा होता, समय से होता तो हम ये काम कर लेते। तो कई बार अंदर से जी, लगता है, बताओ इतने 500 1000 रुपए के लिए पूरी फसल खराब हो जा रही है, इतना पैसा जी, टाइम से होता। तो मैं कहूंगा जी, कि जो चीज वो बच्चा आपका सुधार नहीं कर सकता, आप ऐसे छोटे छोटे दुख सुख उससे मत शेयर करिए, उसको थोड़ा जी, सन्यासी वाले जीवन में रहने दीजिए, उससे ये सारी चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा पर्सनली महसूस करता हूँ कि इससे जी, हर एक बच्चे प्रभावित होते हैं, वो कहें ना कहें पर अंदर से महसूस करते हैं कि ये हमारा नुकसान हो गया। तो जी, इनसे दूर रखना चाहिए, खुद के बच्चों को दूर रहना चाहिए, और गार्जियन को भी चाहिए कि वो ऐसी सारी चीजें ना बताएं बच्चों से। जी। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखिए, पहले तो जब तैयारी में आए तब तो फिर पढ़ाई बढ़ानी पड़ती है। लगभग शुरुआत तो कोई भी अच्छे से नहीं कर पाता, मैंने भी नहीं किया। जी, 3-4 घंटे से शुरू किया है, जब हम तैयारी के लिए सिर्फ आए, जब हमारा कॉलेज टाइम पूरा हुआ कि अब जॉब करनी है, तो 3 घंटे 4 जी, घंटे दिन में पढ़ पाते थे। बाकी तो सोचते जी, थे अच्छा ये जॉब अच्छी है, यहाँ ऐसा लाइफ स्टाइल मिलेगा, ऐसा सब मिलेगा, तो ख्वाब ऐसे होते जी, थे। पर उसकी कीमत नहीं पता है कि ये लाइफ स्टाइल पाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी। ख्वाब देखने में जी, अच्छा लगता था, तो लगता था चलो 3 घंटा पढ़ लेंगे, इतना बहुत हो जाएगा। और जब पढ़ते गए, कई सारे एग्जाम लिखे, तो समझ में आया कि ये 3 घंटा 2 घंटा पढ़ना बहुत नहीं है, ये बहुत ही कम है, जी, मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं है अगर हम 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं। तो धीरे जी, धीरे जब एग्जाम को हम समझते हैं, उसके सिलेबस को समझते हैं कि हमको कौन सा एग्जाम कैसे लिखना है, जी, टीचर कैसे गाइड कर रहे हैं, जो पहले लोगों ने जो हमारे पुराने विद्यार्थी रहे, जो पहले से ऑलरेडी क्वालिफाई है उस पोस्ट पे, वो उनका जो जी, फीडबैक है उसके हिसाब से उनसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उनसे सीखने की जी, जरूरत है। तो कम से कम आपको जी, 6 से 7 घंटे दिन में निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। जी, ये इफेक्टिव टाइम है कि आपको 6 से 7 घंटे निकालना है, जिसमें से आप जी, 3 से 4 घंटे तो बुक पढ़ते हैं, बाकी कुछ चीजें जी, जब आप अपने दिमाग पर रखते हैं तो उन चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं। जी, तो कुल मिलाकर के आपकी 6 से 7 घंटे की पढ़ाई होती है। तो जी, इतना मैं लास्ट में किया, पर मैं शुरुआत में नहीं कर पाया, और जी, जिसकी वजह मेरे तैयारी में थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। जी। ये बताइए कि अब तक आप कितनी बार परीक्षा दे चुके हैं? मैं लगभग 20 से ज्यादा बार, मैंने तो, और ज्यादा ही मैं कहूँ तो 20 तो मेरे लिए बहुत लगता है छोटा नंबर है। लगभग तीस जी, पैंतीस के आसपास ऐसे मैंने एग्जाम लिखा होगा। मैं काउंट तो नहीं जी, किया, पर मुझे लगता है कि मैंने 30 से ज्यादा एग्जाम लिखे हैं। जी। ये बताइए कि जब आप एग्जाम देते थे और असफल हो जाते थे, मामा पप्पी का सबका फोन जाता होगा, रिश्तेदारों का, कि भैया जी ये रिजल्ट निकल रहा, क्या हुआ है? तो उस समय अपने आप को कैसे आप मैनेज करते थे? कैसे बताते थे कि पापा इस बार में नहीं हो पाया मेरा? देखिए, हम ज्यादातर अपने मतलब रिलेशन वालों से कम ही बात करते थे, सिर्फ मम्मी जी, पापा से बात करते थे, लंबी बात भी नहीं जी, करते थे। जो जी, जरूरत होती थी बाप बेटे में, क्योंकि हम गांव से हैं, तो हमारे यहाँ मतलब गांव के माहौल के हिसाब से ही बाप बेटे के बीच का वो रिश्ता रहा है। वो जी, इतना ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, जरूरत वाली बातें करते थे, एग्जाम दे के आते थे। जी, पापा कभी ज्यादा पूछना नहीं चाहते थे कि रिजल्ट कैसा रहा, पर वो कभी कभी जी, पूछते थे, अच्छा आपने वो एग्जाम दिया? तो हम बोल देते थे कि हाँ पापा, एग्जाम दिए थे पर हमारा नंबर आया नहीं, उतना अच्छा हुआ नहीं। तो बस वो जी, इतना ही कहलवाते थे, और वो मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करते थे। मम्मी भी नहीं मुझसे कुछ पूछती थी। शुरुआत के दिनों में ऐसा रहा, मैं भी सफल ना होने पे बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होता था शुरुआत के दिनों में। मुझे जी, लगता था कि मैंने ठीक से प्रयास ही नहीं किया है, तो इसलिए ये असफलता मिली है। लेकिन लास्ट में जब मैंने लगभग 10-12 एग्जाम लिखा होगा, उसके बाद में जब मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करने लगा, तब थोड़ा दुख होता था कि अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम को पूरा जी, टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तब भी नहीं हो पा रहा है। अब तो मैं सिलेबस भी पूरा करके गया था एग्जाम का, ऐसा अंदर से जी, लगता था, नहीं होता, तब दुख होता था। पर घर वालों ने जी, ज्यादा दबाव नहीं बनाया कि आपका क्यों नहीं हो रहा है, या आपके क्लासमेट का कैसे हो गया। तो ऐसा कभी प्रेशर नहीं बनाया घर वालों ने। जी। हम हम चाहेंगे कि जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे इंटर के बच्चे हैं, उनके गार्जियन और बच्चे स्वयं डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि गार्जियन को अपना, आपका बच्चा कोई ड्रीम रखे, इससे पहले जी, आपको ड्रीम रखना पड़ेगा। आप जी, इतना तो अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको अपने बच्चे को इस माहौल से दूर भेज करके, अपने जी, आसपास के जो शहर आपको लगते हैं नजदीक के शहर, इनसे और दूर भेज जी, करके एक नए एटमॉस्फेयर में उसको भेजने का प्रयास करें। इतना तो जी, संकल्प अपने अंदर ले कि नहीं, मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा। आप जब इतना जी, करेंगे तो आपका बच्चा निश्चित रूप से कुछ नया सीख करके वापस आएगा।
जी, तो ये संकल्प तो माता-पिता को पहले लेना चाहिए। अपने बच्चे जी, को नए-नए ड्रीम्स और अच्छे ड्रीम्स देखना चाहिए। उनको हमेशा जी, कुछ न कुछ मोटिवेशन वाली कहानियाँ बताते रहिए। अब तो यूट्यूब का समय आ गया, सोशल मीडिया इतना जी, ज़्यादा है। आपको हर एक माता-पिता को भी जो सक्सेस हो रहे बच्चे, जो भी कुछ बन रहे हैं, अगर किसी माता-पिता का जो भी सपना है, जैसे आईएएस बनाने का सपना है, तो उनके जी, माता-पिता को भी ऐसे आईएएस की वीडियो देखनी चाहिए। उन्होंने कैसे पढ़ाई जी, करी है, कैसे उन्होंने अपने लाइफ में कुछ सुधार करते गए हैं। तो उसके स्टोरी को अपने बच्चे को सुनाना चाहिए। अगर वो बनाना चाहते जी, हैं तो उनकी स्टोरी को उन्हें पहले ही सुनाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जी, उनको कुछ तो समझ में आना चाहिए कि कुछ नया अच्छा हो सकता है। तो बच्चे भी वो जी, डेफ़िनेटली वो ड्रीम रखेंगे और अच्छा नया कुछ कर पाएँगे अपनी लाइफ़ में। जी। अक्सर देखने को मिल रहा है कि जो अभिभावक है वो ये चाह रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, एमबीबीएस बने और बच्चा ये चाह रहा है कि हम जो है इंजीनियर बने। तो ऐसे में कभी-कभी अभिभावक जो है बच्चों को बच्चे की इच्छा के विपरीत जाके एडमिशन देते हैं, करा देते हैं और अंत में बच्चों को वापस होना पड़ता है। उनके लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, नहीं देखिए मैं इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दूँगा अपने गाँव के क्षेत्र से जी, आस-पास से कि जी, हमारे यहाँ की जो दोमट मिट्टी है जहाँ पे आलू, गन्ना ये सारी फसलें जी, हम लोग उगाते हैं। अगर हम जी, आज के समय में देखें तो सेब का रेट बहुत महँगा है और हम अचानक से जी, सोचे कि अब हम इसमें गन्ना, आलू ना लगाकर हम सेब लगाएँगे क्योंकि सेब बहुत महँगा बिक रहा है। जी, तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जी, हम सेब लगाना चाहते हैं, हमारा ड्रीम अच्छा है, हमारी तैयारी पूरी अच्छी है कि हम सेब लगा सकते हैं, पूरा खर्चा सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी उसके लायक नहीं है कि वो सेब की फसल को पैदा कर सके। यहाँ का जी, एनवायरनमेंट अभी उसके जैसा है नहीं और हम जी, इतने काबिल नहीं हुए हैं कि अगर हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम सडनली उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकें, यानी मिट्टी को उसके जैसा बना सके अचानक से। उसके लिए जो जी, एटमॉस्फेयर, जो बारिश, ये सारी चीज़ें चाहिए, वो उसको नहीं दे सकते हैं, तो हमें ऐसे ड्रीम्स नहीं रखने चाहिए। मतलब हमें अपनी जी, फसल के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अन्यथा कुछ नहीं होगा, हमारी फसल बर्बाद होगी और समय खराब हो जाएगा। यही जी, कारण है, यही चीज़ सेम टू सेम देखने को मिलेगी बच्चे के साथ। अगर जिसको जी, मैथ, विज्ञान इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको दूसरे रास्ते हैं, उसकी तरफ लेके जाइए। जो उसका इंटरेस्ट का क्षेत्र है, खेल में अगर इंटरेस्ट है तो खेल की तरफ जाने दीजिए, ड्राइंग के क्षेत्र में जी, इंटरेस्ट है तो उधर जाने दीजिए। अगर वो इतिहास, भूगोल की तरफ अपना रुझान रखता है तो उधर उसको जाने दीजिए। उसके साथ खड़े हुए जी, उसके साथ ज़बरदस्ती मत करिए। हाँ, आप प्रयास कर जी, सकते हैं उसको अगर आप एक सोचने का तरीका दे सकते हैं, सोचने का तरीका दीजिए पर ज़बरदस्ती मत करिए कि वो चीज़ें टूट जाएँ और लगे कि हाँ, आपने गलती कर दिया। ऐसा बाद में आपको एहसास नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझने की जी, ज़रूरत है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबके अपने ड्रीम्स हैं, हर एक क्षेत्र में सफलता मिल रही, लोग नया-नया करते जा रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पे जाने के बाद में ही इंसान बहुत सक्सेसफुल बनेगा या वहाँ से ही सफल हो सकता है। तो हमें ऐसा जी, बिल्कुल भी मैं कहूँगा गार्जियन को ऐसे कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए। जी। अक्सर देखने को मिल रहा है विद्यालयों में जो साइंस साइड है, आर्ट साइड है। तो साइंस साइड की तरफ बच्चे अधिक भग रहे हैं। आर्ट साइड में बच्चे बहुत दिन प्रतिदिन मतलब घटते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? ये सब ये बस एक माहौल का असर है। मैं तो इसको ऐसे ही महसूस करता हूँ कि ये बस एक माहौल का असर है। हम गाँव क्षेत्र जी, से आते हैं तो हमारे यहाँ का एक हौवा है कि यहाँ साइंस पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है या जी, साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत तेज़ होते हैं। तो ये जी, जो हमने माहौल क्रिएट किया, ये गार्जियन ने, टीचर्स ने और हम लोगों ने ये माहौल ये बनाया है कि साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार होता है। अगर उसने साइंस की पढ़ाई करी है तो उसका दिमाग बहुत तेज़ है। इसका कोई जी, असर उसके मानसिक, बौद्धिक रूप पे ज़्यादा होता नहीं है। वो जितना आर्ट पढ़ने वाले होते हैं, सब नॉर्मल ही होते हैं बच्चे। जी, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। वो इंटरेस्ट की बात है, यहाँ पे लोगों ने इस तरीके से माहौल बनाया है, इसलिए यहाँ के कॉलेज ऐसे खुलते जा रहे हैं कि वो साइंस को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, आर्ट वालों को कम दे रहे हैं। क्योंकि उनकी जी, वैल्यूज़ कम होती जा रही है, इसलिए जो बच्चे हैं, वो आर्ट्स की तरफ कम जा रहे हैं। अगर हम ये माहौल जी, बताएँ कि आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जा रही है आजकल। सोशल जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो आर्ट को तो बहुत गंभीरता से जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये जी, सारी चीज़ें आती हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और एक वक़्त आता है आप जी, कोई भी आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर कुछ भी आप बनना चाहते हैं, ये सारे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे लोग पढ़ते हैं जाकर के, ऐसा जी, नहीं है हमने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया, जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आते, तो हमने भी ये सारे सब्जेक्ट दोबारा से पढ़े। तब मुझे वो अपना हाई स्कूल 8 और 9वीं की क्लास याद आई कि जब हमको ये पढ़ाया जी, जाता था, हमको तो याद भी नहीं है कि हम इसका ठीक से नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, कैसे एग्ज़ाम लिखे। पर जी, उस समय हमको ये ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। आज के समय में जी, जो कॉम्पिटिशन का स्तर हो गया है कि अगर आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। ये तो 100% लिख के ले जी, लीजिए कि
आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है, ये पढ़ना तो पड़ेगा डेफिनेटली। जी तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं हमको बनना है कि नहीं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है या इस क्षेत्र में जाएंगे तो ही हम अच्छा कर पाएंगे, ऐसा तो विचार मुझे नहीं लगता है कि किसी को रखना चाहिए। और ये आने वाले भविष्य जी को देखते हुए तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये क्षेत्र ही सिर्फ बहुत ही अच्छा है। सारे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और हर एक बच्चे को जिसमें जिसका रुझान है उधर ही जाना चाहिए। जी। एक मेरा छोटा सा है सवाल है कि जब हमारा जो पढ़ाई का जो सरकारी विद्यालय है, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे इंटर कॉलेज हो, हम इंटर तक की जो शिक्षा है वो लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, और इंटर के बाद जो बीटेक हो गया या जो भी डिग्रियां हैं वो हम लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज से। ये चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो ये दोनों जो खाई है ये कैसे दूर होगी? ये तो मतलब ये बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका कि आपने जो बोला ये जी सबका रुझान होता है। रुझान के पीछे का जी मुख्य कारण सिर्फ है एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन उस क्वालिटी के बदले में दी जाने वाली फीस। जब जी हम इंटर तक बच्चों की पढ़ाई कराते हैं तो यहाँ की फीस ज्यादा है आम आदमी के लिए जो गरीब तबके का है, पर जो एक मिडिल जी क्लास फैमिली है उससे ऊपर की फैमिली उसके लिए बहुत छोटी रकम है जो यहाँ पर हमको इंटर तक की पढ़ाई में देना पड़ता है। पर उसके जी बाद में जैसे हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो वहाँ जी प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है और उनकी गुणवत्ता सरकारी कॉलेजों के मुकाबले में बहुत नीचे है। जी तो इसलिए पहला कारण वहां पे फीस है, दूसरी कारण गुणवत्ता है, इसकी वजह से वहां पे लोग जाना कम पसंद करते हैं। वो गवर्नमेंट को जी इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है, गवर्नमेंट में वही कम है, इंजीनियरिंग कॉलेज का यही हाल है। लेकिन बेसिक जी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं 12th तक की, तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे प्राइवेट जी जो कॉलेज हैं, स्कूल, विद्यालय हैं, वहां पे पढ़ाई की जी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, सरकारी में गुणवत्ता बिल्कुल खराब है। ये यही जी कारण है कि जहाँ पे गार्जियन का और बच्चों का रुझान एकदम से चेंज हो जाता है। जी। हम और आपको एक मिनट रोक रहे हैं, हम एक उदाहरण जी आपको जी दे रहे हैं। आपने देखा है कि जो जो परिषदीय विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उसमें कई बार परीक्षाओं से गुजरने के बाद अध्यापक की तैनाती होती है। उनकी योग्यता पर हम कहीं भी सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी सरकार की इतनी योजनाएं भी हो रही संचालित, और बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसको लेके आप क्या बच्चों को दे सकते हैं सुझाव? नहीं, देखिए बच्चों बच्चों का तो सुझाव मैं क्या ही दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों की कुछ खास तौर से गलती नहीं है। गलती है वहां पे जी जब जो हमको मिलेगा उसका क्या असर हो रहा है, जी उसके हिसाब से ही वहां पे बच्चे ज्यादा एडमिशन लेंगे या वहां पे जी एडमिशन कम लेंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम होंगे। ये तो मतलब आपने खुद ही बोल दिया कि क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में जो टीचर्स आ रहे हैं, हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में जी जो टीचर्स आ रहे हैं सेलेक्ट हो गए, उन्होंने कई कई सालों तक मेहनत करी है, इतना मेहनत से पढ़ करके जी कई हजार बच्चों को पीछे छोड़ करके खुद के लिए जगह बना पाए हैं, उनको एक सीट जा करके मिली तो वो एज ए टीचर वहां पे आए हैं। उनके पास जी मतलब इतना बहुत ही सुपर क्वालिटी का ज्ञान है, ठीक है। जी उनके मुकाबले हम तुलना करें प्राइवेट विद्यालय जी की, जहां जी पर आसपास में उनको इतनी सस्ती उनको मतलब कि सैलरी दी जाती है, इतना कम फीस दिया जाता है, जो टीचर होते हैं उनका घर का गुजारा कर पाना मुश्किल है, जो हम अपने आसपास के गांव के क्षेत्रों में महसूस करते हैं। पर जी वहां जी पढ़ने वाले बच्चों में इतनी ज्यादा गुणवत्ता कैसे हो सकती है कि जो इतना गुणवान जी टीचर है वो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहा है, और उनके मुकाबले में जो जी एक टीचर है जिन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा गुणवान कैसे होते जा रहे हैं। ये सब मैनेजमेंट का है। अब ये थोड़ा सा जी पॉलिटिकल ही है क्योंकि जी मैं इसमें ज्यादा ठीक, कुछ नहीं बोलना कोई चाहूंगा। बात नहीं, पर ये कोई बात मैनेजमेंट का, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये मैनेजमेंट का असर है। प्राइवेट कॉलेज अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन में रखते हैं, उनका अपना नहीं। टारगेट जी फिक्स है, वो खुद जी को एज ए कंपटीशन फील करते हैं, दूसरे जी विद्यालय से खुद के विद्यालय की तुलना करते हैं, इसीलिए वो जी मैनेजमेंट पे ज्यादा अच्छा ध्यान देते हैं। इसी जी यही कारण है कि उनके विद्यालय को वो हर एक दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं, जबकि सरकारी विद्यालय में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, ना इनका कंपटीशन जी प्राइवेट से है, इसीलिए वो गुणवत्ता पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जी। ये बताइए कि आपके पिताजी राजगीर हैं, माताजी मनरेगा में मजदूर हैं। ऐसा कोई दौर नहीं आया है कि जब आपके पैसे की जरूरत थी और माता पिता आपको पैसे ना दे पाए हों? उस समय आपने कैसे नहीं मैनेज किया? नहीं नहीं, देखिए माता पिता ने पैसे तो हमेशा दिए हैं, ऐसे तो कहा जी ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं जो मुझे पैसे दे सकता हो।
कई बार जी, ऐसा हुआ कि थोड़ा-सा एक टाइम का गैप हो गया, मतलब अगर मुझे 2-3 दिन में पैसे चाहिए तो 2-3 दिन में ना मिल करके 3-4 दिन या 5 दिन में मुझे पैसे मिले हैं, पर पैसे तो माता-पिता ने ही दिया है। कई बार उन्होंने प्रयास किया, जी, लोगों से उधार लेके पैसे दिए, वो खुद से ही इस बात को जी, महसूस करते थे कि पैसे की ज़रूरत कभी पड़ सकती है, तो कुछ तो बैलेंस बचा के रखना है। तो इस जी, चीज़ को महसूस करते हैं। बहुत बार मुझे पैसे उधार लेकर के दिया है, गाँव वालों से उधार लेके जी, दिया है, जो बाज़ार में कुछ लोग हैं जिनसे उनको उधार मिल सकता है, जी, जिससे लगता है कि मुझे इनसे मदद मिल सकती है, सबसे उन्होंने पैसे माँगे हैं। समय पे जी, उन्होंने मुझे पैसे देने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बात जी, को समझा है कि अगर मैं समय पे पैसे नहीं दूँगा, बच्चा घर से बाहर गया है, शहर में रहने के लिए गया है, तो वो जी, अपनी ज़रूरतों को वहाँ पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने मुझसे जी, कभी कहा नहीं, ना मैंने कभी मम्मी-पापा से कहा, पर उन्होंने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है कि पैसे ना होने जी, की वजह से कोई कमी ना महसूस होने पाए या जी, बच्चों में इसका कोई गलत इफ़ेक्ट ना आने पाए। जी, मतलब जैसे बेइज़्ज़ती ना होने पाए कि मेरे बच्चे के पास पैसे नहीं है या इसकी वजह से इसको कुछ चीज़ें हो रही हैं, दिक्कत ना होने पाए, तो उन्होंने इसका बहुत ही ख़्याल रखा है और इसके लिए मैं पूरा मतलब कि बहुत-बहुत आभारी, ऋणी रहूँगा। मैं मम्मी-पापा का इस जी, तरीके का कर्ज़ कभी तो चुका नहीं सकता। उन्होंने मुझे यहाँ से जी, निकाल कर के अभी कहाँ पहुँचा दिया, इतना योग्य बना दिया कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, इतने लोग मुझे सुन रहे जी, होंगे शायद। तो मैं अपने जी, गुरुजन, मम्मी-पापा सबको मतलब कि एक बार तहे दिल से नमस्कार करना जी, चाहता हूँ। जी। जी। ये बताइए कि आप अगर कोई छात्र वैज्ञानिक बनना चाहे या आपके जैसे पद पे पहुँचना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है कि कुछ रास्ते फिक्स होते हैं जी, कि सबसे पहले हमको जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको करना पड़ेगा। अगर आप जी, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग की पहले तो जी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी, अगर आप इंजीनियर कहीं भी बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में बहुत जी, सारे लाइन्स हैं, जैसे आपको शुरुआत कर सकते हैं आप आईटीआई से, पर उसको हम जी, इंजीनियरिंग कहते नहीं हैं। डिप्लोमा तक आपको जी, आना पड़ेगा, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। आपको इंजीनियरिंग लाइन से पहले तो आपके पास एजुकेशन की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। शुरुआत तो जी, सर्टिफिकेट से होती है। आप में गुणवान है, नहीं है, पहले तो सर्टिफिकेट करिए। आप जी, सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो उसको सर्टिफिकेट मत लीजिए कि हमको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, आप पढ़िए भी। तो जी, पहले तो आप पढ़ाई जी, करिए सर्टिफिकेट के लिए, देन उसके बाद में आपको ट्राई करना है कि आप अपने लिए कुछ ड्रीम फिक्स कर लीजिए कि हमको बस इसी फील्ड में जॉब चाहिए। जी, फिर उसके बाद में जो उसका वैकेंसी आता है आप उसको देखिए, नोटिफ़िकेशन को पढ़िए, ठीक से पढ़िए, उसमें जो आपका सिलेबस दिया हुआ आप उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे पढ़ना है, टाइम से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 महीने, 4 महीने के बाद में होगा, तो उसमें उस एग्जाम से पहले आपको सिलेबस पूरा तैयार करना है और यही एक जी, ऑप्शन, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी, वहाँ कोई भी आपका होशियारी नहीं चलेगा, मतलब ऐसे कहिए कि बस जी, आपको पढ़ना है। जी। तो ये बताइए कि आप कितने भाई, कितने बहन हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अपने घर में, मुझसे छोटा मेरा एक भाई है और उससे छोटी मेरी एक बहन है। जी, तो दोनों लोग चूँकि आप तो अब अच्छे पद पे पहुँच गए हैं, उन वो लोग क्या करते हैं? मेरे भाई साहब पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई में ज़्यादा रुझान नहीं रहा तो उन्होंने जी, 8वीं के बाद से पढ़ाई करना बंद कर दिया। अब वो जी, अपना गाँव में रहे, वो घूमते रहे, अपना दोस्ती किए, अभी वो काम-वाम करते हैं, पापा के जैसा ही काम जी, करते हैं क्योंकि हमारे गाँव का जी, पूरा माहौल ऐसा है, यहाँ पे हर जी, एक घर में एक मिस्त्री आपको मिलेगा, जनरली उनको राजगीर मिस्त्री को मिस्त्री-विस्त्री कहते हैं। तो यहाँ का जी, माहौल के हिसाब से उन्होंने खुद को बना लिया। हमारी सिस्टर हैं, जी, वो अभी बीएड कर रही हैं, उनका अभी बीएससी उनका हुआ, वो बीएससी के बाद वो अपना बीएड कर रही हैं। इसके बाद में वो अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगी। जी। तो आपने सुना, निश्चित तौर पे अगर माता-पिता अपने छात्र को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को एक सही मार्गदर्शन देंगे तो बच्चा निश्चित तौर पे आपका नाम रोशन करेगा, आपका क्षेत्र के नाम रोशन करेगा, जिससे आपका क्षेत्र में चर्चाएँ भी होगी। जैसा दुबुलिया विकासखंड के अंतर्गत भकरही के बौद्ध मणि गौतम ने करके दिखाया है। आज इनका गाँव पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। गाँव के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इन्होंने अपनी जो सफलता है उसकी कहानी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए हैं। निश्चित तौर पे यह वीडियो देख करके हमारे जो अभिभावक देखेंगे, जो छात्र देखेंगे, उन्हें एक रास्ता मिल सकेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, एक रास्ते नहीं हज़ारों रास्ते आपको देखने को मिलेंगे और आपकी सफलताएँ अक्सर आगे बढ़ती रहेंगी। हमारे क्षेत्र में हम बता दें आपको कि आईएएस की परीक्षा से लेकर के पीसीजे की परीक्षा हमने लगातार इंटर
इंटरव्यू किया है। आप देख पा रहे हैं पिछले एक सालों से जितनी भी वैकेंसी आ रही है वो राम जानकी मार्ग पर कोई न कोई आ जा रहा है। देखिए अभी वैज्ञानिक की बात आई तो बकरई के जो लाल है इनका नाम आ गया। अभी आईएएस का निकला था तो बजरंग प्रसाद यादव है, दोबाट के है। अभी आपका पीसीएस जे का रिजल्ट निकला तो जो बटुआ इंटर कॉलेज के एसबी सिंह है उनका जो भतीजा है वो हुआ। ये सारे इंटरव्यू ने लगाया। तो इंटरव्यू लगाने का मतलब मेरा ये है कि हमारे छात्र भावक निश्चित तौर पे वीडियो को देखें, अपने छात्र को आगे बढ़ाने में मदद करें। निश्चित तौर पे आपका छात्र देश की अच्छी कुर्सी पे बैठेगा, अच्छी सेवा कर सकेगा, जिससे आपकी पूरे बस्ती जिले का मान होगा। इन्होंने पूरे बस्ती जनपद में अपना नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।